आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी को, जिनका परिचय मुझे समझ में नहीं आता कई बार कैसे कराऊं। ये एक शायर हैं, ये एक गायक हैं, ये एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और हाल में यूपी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। इसीलिए मैंने हर तरह से इनका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। बहुत स्वागत न्यूज 24 पर इमरान आपका, क्या हालचाल? धन्यवाद। तो इस बार आप स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के यूपी में। इस बार जब जाएंगे प्रचार करने, क्या कहेंगे यूपी के लोगों से और किस अंदाज में कहेंगे इमरान? शायर के तौर पे कहेंगे या नेता के तौर पे कहेंगे? नहीं, मैं जाहिर सी बात है पहले शायर हूं, नेता भी हूं, तो मैं बात करूंगा तो अपने अंदाज में बात करूंगा। पिछले 4.5 साल में, 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उतर के जो संघर्ष किया है प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, हम जाएंगे और उन खूबियों के बारे में, उन कामों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे। और जनता तो पहले से ही बिल्कुल नाराज बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने के मूड में बैठी हुई है। उसने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 4.5 साल में किस तरह से मौजूदा सरकार ने आम जनता के हितों के खिलाफ जाकर के काम किया है, उसके घर ढहाए हैं, महंगाई आसमान पर पहुंचा दी है। तो वो तो बदला लेने के बिल्कुल मूड में बैठी हुई है। उसकी आंखों में 1200 किलोमीटर पैदल चलने वाले लॉकडाउन के दौरान उन मजदूरों के पांवों के छाले भी हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदल चलने को मजबूर किया था, एक अघोषित आपातकाल जैसा लगा करके लॉकडाउन के नाम पर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे जाकर के हमें जमीन पे बात करनी है और जनता तैयार बैठी है, जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेताओं को सुनने के लिए। ठीक है, तैयार बैठी है, लेकिन अगर तैयार बैठी भी है तो भी वो कांग्रेस पार्टी को क्यों चुनेगी? सब कह रहे हैं कि मुकाबला तो अखिलेश यादव और योगी के बीच है। इस बार कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं, सीधा मुकाबला है। सारे सर्वे भी यही कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ सर्वे कह रहे हैं, लेकिन आप जमीन पर उतर के देखिए तो जनता ये जानती है कि पिछले 4.5 साल में उसके लिए असल लड़ाई किसने लड़ी है। जब सीएनआरसी के नाम पर नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी जा रही थीं, तो अखिलेश जी अपने घर बैठे हुए थे, लेकिन मुजफ्फरनगर से लेकर के, मेरठ से लेकर के बिजनौर तक माओं के आंसू कौन पहुंच रहा था? प्रियंका गांधी पहुंच रही थी। जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे द्वारा, तो अखिलेश जी अपने घर के बाहर निकल करके धरने पर बैठे और वहीं डिटेन हो गए। लेकिन लखनऊ से लखीमपुर तक इंकलाब कोई बर्पा कर रहा था तो प्रियंका गांधी जी बर्पा कर रही थी। जब आगरा के थाने में वाल्मीकि परिवार के एक बेटे को चोरी का इल्जाम लगा करके पीट पीट के मारा जा रहा था, तो मायावती जी घर पर बैठी थी, लेकिन सड़क पर उतर करके पुलिस से भिड़ता हुआ कोई थाने तक पहुंचने की हिम्मत जुटा रहा था तो प्रियंका गांधी जी जुटा रही थी। जब हाथरस में एक बेटी को रात के 2 बजे जलाया जा रहा था तो कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती जी निकल करके सामने नहीं आए। एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर तकरीबन 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चलते हुए कोई थे तो राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी जी थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हवाई सर्वे के आधार पर यह ना कहा जाए कि लड़ाई भाजपा बनाम सपा है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है और वो आपको चुनाव के नतीजों में दिखेगा भी। ओके, अब देखिए, आरपीएन सिंह भी चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नई घटना है। कांग्रेस पार्टी में अगर वाकई लोगों का इतना भरोसा होगा तो आप ही के नेता छोड़ छोड़ के क्यों जाएंगे? और मैं आरपीएन सिंह तो एकदम ताजा उदाहरण दे रहा हूं। उससे पहले देख लिए सारे नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है। उससे बीजेपी कहती है देख लीजिए हवा किस दिशा में बह रही है, बहुत साफ है। नहीं, ये हवा का कोई परिणाम नहीं है। दरअसल ये महत्वाकांक्षा की अति है।
आप मुझे बताएं, कोई छोटा नेता छोड़ के चला जाए और ये इल्जाम लगाए कि हम उपेक्षित थे इसलिए छोड़कर चले गए, या हमें टिकट नहीं मिला तो हम छोड़ करके चले गए, तो थोड़ा सा समझ में आती है बात कि चलिए उसकी उपेक्षा हुई होगी। लेकिन आरपीएन सिंह जैसा व्यक्ति जो झारखंड का प्रभारी था, और झारखंड जैसी जगह जहां हम गठबंधन में हैं, हमारी सरकार है, वहां पर हमें सुना जा रहा है कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रभारी होता है वो किसी राज्य में एक तरह से सबसे प्रमुख नेता होता है कांग्रेस पार्टी और मौजूदा सरकारों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, पार्टी के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए। आप भी जानते हैं कि आरपीएन सिंह जी इस कद के नेता थे कि अपने जिले में सारे टिकट वो जैसे चाहते उस तरह से बंटवाते थे, अपनी पसंद के लोगों को टिकट भी दिलवाते थे। तो ना यहां कोई टिकट का मसला है, ना यहां उपेक्षा का कोई मसला है या इज्जत का मसला है, ना ही पावर का मसला है, क्योंकि पावर भी तो उनको मिला हुआ था। मेरा ख्याल है कि हेमंत सोरेन साहब उन्हें अपने बगल में बिठाते थे, बिल्कुल वही सम्मान हासिल था जो मौजूदा सरकार में झारखंड को मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों को हासिल था। ऐसे में पावर का भी मसला नहीं, यह महत्वाकांक्षा की अति है। मैं देश के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर एक पार्टी अपने परिवार के किसी सदस्य को इससे ज्यादा कौन सा सम्मान दे सकती है? यह तो सीधे सीधे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण करने वाली बात है। आरपीएन सिंह साहब को राहुल गांधी जी ने सरकार के दौरान भी, यूपीए 2 के दौरान भी सम्मान दिया, उन्हें मंत्री बनवाया, और हमेशा यह कहा जाता था कि वो राहुल जी की कोर टीम का हिस्सा हैं। लेकिन आज तो मैं खुल करके यह कह रहा हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। यह एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रास्ता खाली कर रहे हैं। तमाम नौजवान जो उनकी वजह से उपेक्षित थे, कम से कम उन्हें पार्टी में, संगठन में सही जगह मिलेगी। ओके, आपने कहा प्रियंका गांधी ने इस बार जमीन पर लड़ाई लड़ी है और यूपी की जनता देख रही थी। हाल में प्रियंका ने कहा कि वो पार्टी का चेहरा है, एक तरह से इशारा किया कि वो सीएम का चेहरा है, लेकिन बाद में उन्होंने उस बात को थोड़ा सा गोल गोल करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अगर कांग्रेस की सरकार बनती है यूपी में तो क्या प्रियंका मुख्यमंत्री बनेंगी या बनना चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसा हो, पूरी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि ऐसा हो ये। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि प्रियंका जी ही हमारा चेहरा है, हमारी पार्टी की वो एक करिश्माई नेतृत्व वाली ताकत है, और उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास है। जो भी प्रभारी किसी राज्य में होता है, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो पार्टी का चेहरा होता है वहां पर। और यहां चूंकि प्रियंका गांधी जी हैं और 30 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जमीन पे संगठनात्मक काम भी हुआ है, तो प्रियंका जी ने अगर हास परिहास में यह बात कह भी दी या इशारा भी किया तो हम कार्यकर्ताओं को तो खुशी है कि वो इसे स्वीकार कर लें। बाद में हालांकि उन्होंने मना किया। ये सच्चाई है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायक नेता चुनते हैं कि कौन विधायकों का नेता होगा। तो वो चुनाव के बाद देखा जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी ही हमारा चेहरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी ने न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद को जो इंटरव्यू दिया, आपने वो देखा होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रियंका ने कही थी। उन्होंने कहा चुनाव के बाद अखिलेश को जरूरत पड़ी तो हम अखिलेश को समर्थन दे देंगे। उसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि चुनाव से पहले ही आपकी पार्टी ने, आपकी नेता ने हार मान ली कि हम नहीं जीत रहे हैं, अखिलेश भी हो सकता है ना जीते, हम समर्थन कर देंगे चुनाव के बाद। देखिए, हमारी नेता ने बड़ी साफ गोई से बात की। उन्होंने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अखिलेश को समर्थन दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम अखिलेश से समर्थन ले भी लेंगे। ये तो चुनाव के बाद तय होगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है और किसको किसकी जरूरत है। चूंकि हम समान विचारधारा के जो भी दल हैं विपक्ष में, वो जरूरत पड़ने पर इससे पूर्व में भी एक दूसरे का साथ लेते रहे हैं। अब तो मौजूदा दौर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसी ऐसी पार्टियों से समर्थन लेकर के सरकार बनाया है जिनका और उनका वैचारिक आंकड़ा जो है वो बिल्कुल आसमान और जमीन का था। तो ऐसे में अगर कोई समान विचारधारा का दल ये कह रहा है कि हम चुनाव बाद देखेंगे, जरूरत पड़ी तो समर्थन दे देंगे, इसका मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि हम अपना बड़ा दिल करके ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, हम लड़ रहे हैं, चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, बाद में जैसी परिस्थितियां बनेगी वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि आप जीत सकते हैं, अखिलेश जीत सकते हैं, योगी जी कह रहे हैं ना 80 एक तरफ है, 20 एक तरफ है, 20 में कहां से सरकार बनेगी? और आप योगी जी के इस बयान को किस तरह देख रहे हैं, क्या कोशिश है ये? नहीं, वो तो योगी आदित्यनाथ जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल उनके सारे दांव उल्टे पड़ जा रहे हैं। वो 80-20 कह करके ये प्रयास कर रहे थे
कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, लेकिन उसी दौरान, जिस दौरान उनका यह बयान आया, उसी के एक सप्ताह के भीतर न जाने उनके कितने मंत्रियों ने, महत्वपूर्ण मंत्रियों ने, पिछड़े समाज के उन तमाम बड़े नेताओं ने जिनके उत्थान का दावा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, उन्होंने एक समान लेटर लिख करके, त्यागपत्र देकर के यह बता दिया कि नहीं, आप 80-20 की जो लड़ाई की बात कर रहे थे, दरअसल 20% जो सामंतवादी थे उनकी सत्ता थी, 80% तमाम जो पिछड़े, दलित या बाकी वर्गों के लोग थे उनकी उपेक्षा की बात थी। तो योगी आदित्यनाथ जी खुद देखें कि जिस 80-20 की बात कर रहे थे, दरअसल वो हिंदू मुसलमान नहीं था, बल्कि सवर्ण वर्सेस पिछड़ा था, जो उनकी ही पार्टी में लगातार भगदड़ के रूप में परिलक्षित होता हुआ दिखा है पूरे प्रदेश को। आज पूरा प्रदेश जान रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल को उठा के देख लीजिए, जिस तरह से परेशान और कुंठित होकर के ट्विटर हैंडल पे उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हां, लड़ाई 80-20 की ही है, वो 20 में सिमट गए हैं, बाकी विपक्ष जो है वो लगभग 80 के आंकड़े के हिसाब से बढ़त पर है। अब देखिए, आरपीएन सिंह अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, आप कहते हैं वो महत्वाकांक्षा है, बीजेपी छोड़ के कोई समाजवादी पार्टी में जाता है तो आप कहते हैं देखिए इससे हवा का रुख पता चलता है। ये तो दोहरे मापदंड हुए। खैर, एनीवे, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं आपको इस पे ला रहा हूं क्योंकि आप अक्सर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में भी आवाज उठाते हैं। हवा का रुख तो ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है कि हवा का रुख ही है। अगर आरपीएन का जाना हवा का रुख है, तो धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे मंत्रियों का छोड़ना कौन सी हवा का रुख है? ठीक है, ऑल राइट, ये भाजपा बताए ना इस पे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप अक्सर मुस्लिम समुदाय के जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर बोलते हैं, उन पर शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं, आप कुछ ज़हन में है आपके कुछ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम भाई बहनों से रिलेटेड इस चुनाव में कोई ऐसा है, कुछ आपने लिखा है रिसेंटली, सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम भाइयों वाली बात नहीं है। देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले तकरीबन 6 महीने से मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और एक आम माउथ टू माउथ एक बात प्रचलित करने की कोशिश की गई कि यह चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान। दरअसल ये सिर्फ मुसलमानों का चुनाव नहीं है। एक और फैक्टर ला करके उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को ला करके भी ये करने की कोशिश की गई कि चुनाव में मुसलमान बनाम हिंदू है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव भाजपा की जो भ्रष्टाचार वाली नीति थी, भाजपा का जो कुशासन था, भाजपा की जो ठोको नीति थी, भाजपा की जो बिल्कुल अहंकार वाली सरकार थी, उसके बनाम आम जनता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान अगर 80 लाशें जो है वो शमशान में जल रही थीं, तो 20 कब्रें कब्रिस्तान में भी खुद रही थीं। कोरोना में अगर गंगा जी में लाशें बह रही थीं, तो न जाने कितने कब्रिस्तान भी चीखों से पटे हुए थे। ऐसे में इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। लगातार भाजपा यह कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हो पा रही। यह भी उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। चूंकि यह चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता बनाम योगी आदित्यनाथ की नीतियों के खिलाफ है। जो शासन अहंकार वाला चला है उनका, उसमें सब पिसे हैं, उसमें हिंदू भी पिसा है, उसमें मुसलमान भी पिसे हैं। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से आप पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, क्या यह सरकार कहीं से उनके लिए कारगर साबित हुई है? उत्तर प्रदेश के पिछड़ों से पूछिए कि क्या यह सरकार उनके लिए कहीं से उनके आरक्षण को सुरक्षित रखने में कामयाब हुई है? सिर्फ मुसलमानों से ही सवाल ये क्यों कि यह लड़ाई योगी बनाम मुसलमान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता बनाम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है यह सरकार, और हम उसी जनता का एक हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान भी उसी जनता का एक हिस्सा है। उसे अलग करके बिल्कुल ना देखा जाए। वो भी इस सरकार से छुटकारा उसी तरह चाहता है जैसे दलित चाहते हैं, जैसे पिछड़े चाहते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको सुनाना कुछ तो जरूर पड़ेगा। आपकी कुछ नज़में मैंने सुनी है, एक वो मदरसा आपने बहुत बढ़िया लिखा है, फिर एक कश्मीर पर आपने, हाँ मैं कश्मीर हूँ, बहुत बढ़िया था। बिल्कुल सुना दूंगा। हाँ, जो आपको सुनाना वो खुद सुना दीजिए। हम विषय पे बात कर रहे हैं, आते आते मैं सुना दूंगा, मैं बिल्कुल सुना दूंगा। मेरी एक नज़्म जो बहुत चारों तरफ सुनी गई वो मैं सुना देता हूं। आपको तरन्नुम में सुना देता हूं, क्योंकि आप भी साहित्यिक व्यक्ति हैं तो मैं जानता हूं आप छोड़ेंगे नहीं। तो मैं बिल्कुल सुना देता हूं। ये चुनाव दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता का जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, उस जनता में किसान भी है, नौजवान भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, सारे लोग हैं, सिख भी है। कुचले गए लोग कौन थे? मैं तो लगातार एक नज्म पढ़ रहा हूं कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है।
आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब लेने के मूड में है, और वो जनता सब है। सबसे प्रमुख रूप से उसमें आगे किसान है, सबसे प्रमुख रूप में उसमें आगे नौजवान है। मुसलमान भी बेचारा एक कोने में कहीं खड़ा है, उसके साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, उसके सीनों पे भी गोलियां पड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि ये अलोकतांत्रिक सरकार जो जमहूरियत को मानती ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो आज हम 25 जनवरी को आपसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो टीटी के नौजवान थे जिनके ऊपर लाठियां बरसी हैं, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, जो नौकरियां मांग रहे थे, 69,000 भर्ती शिक्षक वाले बच्चे। तो मुस्लिम आपने कहा कोने में खड़ा है, मुस्लिम कोने में क्यों खड़ा है भाई? लेने के मूड में है, मुस्लिम कोने में क्यों खड़ा है? और इस बार किसकी तरफ जाएगा अगर वो कोने में खड़ा है? उसको कोने में खड़े होने को मजबूर कर दिया गया है। तो नहीं, कोने का मतलब हाशिया नहीं कह रहा हूं, कोने का मतलब मैं हाशिए में नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक माहौल तो ऐसा बनाया ही गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे राजनीतिक तौर पे अछूत तो बनाया ही गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सरकार ने हर जगह उसको, कल योगी आदित्यनाथ जी किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं, बल्कि हम सांप्रदायिकता को रोकते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के तमाम भाषण उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि उसमें सांप्रदायिकता सीधे सीधे है, एक वर्ग को दबाने की बात सीधे सीधे है। तो किधर जाएगा इस बार मुस्लिम भाई किधर जाएगा चुनाव में? ये कहा कि हम इनकी संपत्तियां भी जब्त करेंगे। नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस के साथ आ रहा है, कांग्रेस को वोट करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही असल में उसकी लड़ाई लड़ी है। मुझे आप एक विजुअल उठा के दिखा दीजिए कि जब जामिया के बच्चों पे लाठी बरस रही तो अखिलेश यादव जी किसी भी एक पीड़ित के साथ खड़े हुए नजर आए हो? मुझे दिखा दीजिए, मुझे आप दिखा दीजिए कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा ना, माएं चीख चीख करके रो रही थी, तो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लेकर के बिजनौर तक तमाम परिवारों के आंसू कौन पहुंच रहा था? आजमगढ़ अखिलेश यादव जी की लोकसभा है, वहां जब रात के 2 बजे ठंड में महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी, उनके कंबल छीन रही थी पुलिस, उन पर पानी डाल रही थी पुलिस, तो क्यों अखिलेश यादव जी खड़े नहीं हुए? वहां भी प्रियंका गांधी जी पहुंची। तो मुसलमानों को भी यह तय करना है कि उनके असल मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उनके असल मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका जी लड़ रही है, राहुल जी लड़ रहे हैं। जब मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था एक मैच के बाद, तो अखिलेश यादव जी का एक बयान आया हो तो मुझे बताइए। जब धर्म संसद के नाम पे अधर्म की बातें की जा रही थी, एक वर्ग को काटने मारने की बातें की जा रही थी, तो आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव जी ने एक भी ट्वीट किया हो? जब त्रिपुरा में लोगों के घर जलाए जा रहे थे, तो आप मुझे बताइए कि अखिलेश जी ने एक भी ट्वीट किया हो? कौन बोला? राहुल गांधी जी बोले। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी समझना है कि कांग्रेस ने उसके असल मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी, हम उनके पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आइए कांग्रेस के साथ आइए। कांग्रेस आपका पुराना घर है। आपने 25 साल पहले कांग्रेस को जिस शिकायत की वजह से छोड़ा था, पलट के आइए, आपको सम्मान पुराने घर में ही मिलेगा। नए घर में जहां आप गए थे, वहां भी आपको मान सम्मान नहीं मिला है। आजम खान जेल में है, मुझे याद है वो दिन कि पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान का नाम लेने से कतरा रही थी। मैं कांग्रेस में होते हुए सबसे पहले जौहर यूनिवर्सिटी और उनके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए रामपुर गया, उसके बाद मजबूर होकर के अखिलेश यादव जी को आजम खान के घर जाना पड़ा था। तो हमने दल की राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति की है, हमने लड़ाई लड़ी है पीड़ितों की, उसमें तमाम सारे वर्ग के लोग हैं, मुसलमान भी उसका एक हिस्सा है। हमें उम्मीद है वो हमारे साथ आएगा, कांग्रेस के साथ आएगा। ओके, बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी। न्यूज़ 24 से बात करने में मजा आया। जब आप बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, जब आप कुछ सुनाते हैं तो और अच्छा लगता है। चुनाव के लिए, आपके प्रचार के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।